हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग, है ना। केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं तुरंत हम लोग इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपसे रिलेटेड क्लास 9 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे डाउट क्लियर होंगे। चलते हैं मैटर में। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। तो मैटर होता क्या भैया? वो मैटर नहीं है जो आप स्कूल में क्लासेस में करते हो, मैटर हो गया मैटर हो गया, वो यहाँ पर मैटर नहीं है। यहाँ पर मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अगर कोई चीज जगह घेरती है और उसके पास अपना भार होता है तो उसको मैटर कहेंगे। जैसे ये देखो मार्कर है ना, तो इसका कोई ना कोई भार होगा और ये जगह भी घेर रही है मेरे हाथों में। ऐसे ही करके बोर्ड है, देखो इसका कोई ना कोई भार होगा और ये जगह घेर रहा है। तो आपके कमरे में और आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो, बाकी सारी चीजें होंगी, सारी चीजें, कोई ऐसी चीज होगी जो जगह घेरती होगी लेकिन भार नहीं होगा। चेक करके बताओ कमेंट सेक्शन में क्या चीज ऐसी है जिसके पास भार नहीं है लेकिन जगह घेर रही है। कोई ऐसी चीज है आपके रूम में ही है, जल्दी से मुझको कमेंट करके बताओ। मतलब वो मैटर नहीं है। मैटर में दो चीज का होना जरूरी है। कौन सी चीज? मैटर अगर है तो भैया वो जगह घेरेगा और उसके पास अपना खुद का भार होगा, भार, तभी हम उसको मैटर कहेंगे, तभी हम उसको मैटर कहेंगे। ऐसे मैटर नहीं कह सकते। तो हमारे कमरे में यहाँ पर जो लाइट है वो जगह घेर रही है लेकिन उसके पास अपना भार नहीं, भाई भार नहीं है, इसलिए वो मैटर नहीं है। तो यूनिवर्स में दो ही चीज एग्जिस्ट करती हैं, एक चीज एनर्जी होगी, दूसरा मैटर होगा। अगर मैटर है तो एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी है तो मैटर नहीं होगा। तो रूम में दो ही चीज है, मैटर या फिर एनर्जी, है ना। केमिस्ट्री के हिसाब से मैटर है या फिर एनर्जी है, दो ही चीज है ना। तो अभी हम लोग जिस चीज से घेरे वो मैटर है, क्योंकि इनके पास भार और जगह घेर रही है। तो डेफिनेशन तो रटी रटाई है। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उसके पास भार होगा। वजन नहीं बोल रहा है, भार बोला है। वजन वेट होता है, वेट बदलता रहता है, वो आप अभी पढ़ोगे, मोशन चैप्टर में आगे आएगा, मोशन और ग्रेविटेशन में आगे आएगा। मैटर दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जैसे हम लोग हैं, भाई भार है हमारा, जगह भी घेर है, तो हम लिविंग मैटर हो गए। ऐसे कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, कुर्सी, मेज, कुछ भी है वो नॉन लिविंग है, जगह घेर है, उसके पास ही भार है। तो लिविंग मैटर होता है, नॉन लिविंग मैटर होता है। अब मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो मैटर को पहले हमारे ऋषि मुनि, है ना, एक व्यक्ति है, उनका नाम था कन्नड़ जी, है ना, कन्नड़ आए हैं एनसीईआरटी में। उन्होंने मैटर को 5 टाइप में क्लासिफाई किया था। कौन कौन से? हवा, पंच तत्व इसे बोलते हैं, पंच तत्व, पंच तत्व, है ना। हवा जिसको एयर बोलते हैं, वाटर, है ना, पानी बोलते हैं, आसमान, आसमान, और आग, हवा, पानी, आसमान, आग, और हवा, पानी, धरती, 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 ये 5 तत्व है, उन्होंने क्लासिफाई किया था। बोलते हैं मैटर 5 टाइप के होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन ये पता है इमोशनल चीजें थी, ये इमोशनल चीजें थी। साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है बाद में। कैसे क्लासिफाई हुआ है? कोई भी चीज लेके आए, जैसे हम मान लो लेके आए, ये बॉटल आ गई, है ना, ये मार्कर आ गया। अब हम कैसे पता करेंगे भैया ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी का नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है इंटरमोलिकुलर स्पेस। यही जो दो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं के बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है। अगर इंटरमोलिकुलर, अच्छा पहले बता देते हैं इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है ना। इंटरमोलिकुलर का मतलब देखो, नाम है इंटर, इंटर मतलब होता है आपस में, इंटर मतलब होता है आपस, आपस में, और मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और फिर है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीजें हैं, आपको इन दोनों चीजों को समझना है, फिर आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होने लगेगा। देखो इंटर मतलब होता है आपस में, मॉलिक्यूल्स मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स समझ लीजिए, छोटी छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना। तो मॉलिक्यूल्स का आपस में कितना स्पेस है? देखो इन दोनों के बीच में स्पेस है,
यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। तो मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम लोग अट्रैक्शन की बात करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल चाहेगा हम इसको अपनी तरफ खींच ले, ये चाहेगा अपनी तरफ खींच ले, तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मान लेते हैं ये पास में आ रहे हैं, तो देखो स्पेस कम हो गया है, तो ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं। अगर आप अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, है ना। अगर दूरियां बढ़ेंगी तो प्यार में कमी आती है, बस यही रोला है यहाँ पे। अगर दूरियां बढ़ेंगी मतलब स्पेस ज्यादा होगा तो प्यार में कमी आएगी, अट्रैक्शन कम होगा, प्यार में कमी आएगी। तो दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्लासिफाई हुआ। अब हम पता क्या है, सॉलिड लेके आए हैं। अब हमने देखा है सॉलिड में क्या देखा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इनका जो मॉलिक्यूल्स था सॉलिड का अगर मॉलिक्यूल्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे घने घने पैक थे, इनके बीच में स्पेस था ही नहीं, स्पेस ना के बराबर था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। तो ऐसे मैटर जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो, उनको हम लोग सॉलिड कहते हैं। इसका उल्टा कर दो, ऐसे मैटर जिनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हो और अट्रैक्शन बहुत कम हो, उनको हम लोग गैस कहते हैं। अब मीडियम होगा, अगर स्पेस भी है अट्रैक्शन भी बहुत मीडियम है, तो उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। तो इन्हीं के बेसिस में भैया क्लासीफाई कर दिया गया कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ऐसे करके। फिर आगे चल के जब थोड़ी और डिस्कवरी वगैरह हुई तो दो स्टेट और डिस्कवर कर लिए गए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो मैटर को अभी तक 5 स्टेट्स में क्लासिफाई किया जा चुका है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ठंडी चीज और प्लाज्मा मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गर्म चीज। आप लोहे को टेम्परेचर 5 6 700 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दो, फिर देखो वो पानी बन जाएगा। तो वो कौन सी स्टेट में आ गया, प्लाज्मा। सन कौन सी स्टेट में, प्लाज्मा। बहुत ही गर्म अवस्था को स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, बहुत ठंडी स्टेट को बोलते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और 3 तो जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। टोटल 5 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए, किसके बेसिस में हुए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस में हुए, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग दो चीजें देख ले, कौन सी चीज है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर को कम ज्यादा करते करते हम लोग इन्हीं कोई सॉलिड चीज को लिक्विड में ला सकते हैं, लिक्विड से गैस में भेज सकते हैं, गैस से फिर सॉलिड में ला सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। मतलब स्टेट्स आप चेंज कर सकते हो, लेकिन किस बेसिस पे, तो भैया आपको टेम्परेचर से खेलना पड़ेगा या प्रेशर से खेलना पड़ेगा। टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से आपका जो स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आप बदल सकते हो, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी सॉलिड, लिक्विड, गैस की। तो जो सॉलिड का शेप होता है वो फिक्स होता है, देखो बॉटल का शेप फिक्स है ना, बॉटल का शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इतनी जगह घेरेगी, तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, शेप नहीं फिक्स होता। आप गिलास में डाल दो गिलास का शेप का, आप पेट में डालो तो पेट के शेप का, तो जिस शेप में भैया लिक्विड जाएगा उसी शेप में हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, तो याद रखना। गैसेस की बात करेंगे तो ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। डिफरेंस आता है 3 नंबर का, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद अरेंजमेंट की बात करेंगे तो भैया ये क्लोजली पैक्ड होता है, बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मीडियम होता है, गैसेस में भैया होता ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत कम होता है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। और स्पेस की बात करोगे, स्पेस इसमें ज्यादा होता है, इसमें मीडियम होता है, इसमें स्पेस होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है ना। यही बात। मूवमेंट की बात करोगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते हैं अपनी जगह, बस बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। लिक्विड में मूव कर जाते हैं, गैसेस में तो उनकी अथाह नहीं है, कौन इलाहाबाद भाग रहा है तो कौन पाकिस्तान भाग रहा है, तो गैसेस में रैंडम मोशन होता है बहुत ज्यादा। फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते, और लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड में फ्लो होता है लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर, मतलब ऊंचाई से नीचाई तक फ्लो कर जाएगा। गैसेस की बात करोगे तो कौन डायरेक्शन में भैया भाग सकते हैं, है ना। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। फिर इसके बाद बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। देखो ये पानी था, है ना, सॉलिड था, ये लिक्विड है। लिक्विड को अगर हम लोग
ठंडा कर दे, ठंडा कर दोगे तो फ्रीज कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड को अगर आप हीट कर दोगे ज्यादा तो वो लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा कोई सबलाइम सब्सटेंस है, सबलाइम सब्सटेंस मतलब सब्लिमेशन वाला सब्सटेंस, अभी आगे बताता हूं क्या होता है। सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, गैस को अगर ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, पानी को और ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट। किसके बेसिस में हो रहा है? तो ये बेसिस हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर का खेला है यहाँ पे। अब ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट देखो भैया, सॉलिड था, सॉलिड को अगर आप हीट कर दोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा, फ्यूजन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग इज नोन एज फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। दो नाम है इसके, फ्यूजन या मेल्टिंग। सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, प्रोसेस का नाम है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो भैया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा, मम्मी लोग चाय बनाती है, सुबह देखना भाप बन के ऐसे उड़ता है और ना उसके ऊपर ढक्कन भी रख देती है अभी, है ना, फिर उसके बाद ड्रॉपलेट्स भी आ जाती है। तो सब बताता हूं आपको, अगर पानी को हीट करोगे तो भाप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड बनाना। लिक्विड क्या, लिक्विड को अगर गैस बना दोगे तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। इसी गैस को अगर आप ठंडा कर दो, मतलब गर्म हो रही है, आप ढक्कन लगा दो तो ढक्कन ठंडा कर देगा और ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस से अगर आपको पानी बनाना है तो आपको ठंडा करना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। इसी प्रोसेस के थ्रू बारिश होती है, भाप बन के ऊपर में जाता है और पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा बादल को ठंडा कर देती है, फिर बरस जाता है, तो कंडेंसेशन से बारिश होती है। लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड अगर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ठंडा करने पर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें मान लो सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड स्टेट में लाना ही ना हो, तब क्या किया जाए? तब करना क्या है, आपको एक शर्त है, वोलेटाइल सब्सटेंस होने चाहिए। वोलेटाइल मतलब होता है जो भाप बन सके आसानी से, है ना। जैसे पेट्रोल आप हाथ में डालोगे भाप बन के फुर्र से उड़ जाता है ना। तो वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो भाप बन सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। अगर सॉलिड है, मान लेते कपूर है, मान लेते क्या है, कपूर। कपूर को अगर आप धूप पे रख दो तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीधा जाएगा गैसेस स्टेट में, मतलब गायब हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में कैम्फर है, कपूर है, आप उसको हीट में रखोगे, मतलब धूप पे रखोगे, भैया फुर्र से उड़ जाएगा, लिक्विड बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस, प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट without going into the liquid state is called sublimation। sublimation के चार एग्जांपल एनसीईआरटी पूछती है, तो इनको याद रखना है। पहला कपूर जिसको कैम्फर कहते हैं, दूसरा ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तीसरा नेफ्थलीन बॉल्स जिसको पुनीन की गोली कहते हैं, चौथा अमोनियम क्लोराइड। ये चार सब्लिमेशन के एग्जांपल्स हैं, सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। अब हमें गैस से सीधा बनाना हो सॉलिड, तब क्या करें? तो भैया आप ज्यादा हीट कर दो, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। द प्रोसेस बाय विच गैसेस स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन, और इसका एग्जांपल है फ्रॉस्ट। जब कभी ये देखना कि भाप बन जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है, पानी इवेपोरेट होकर भाप बन के ऊपर चला गया, अब अचानक से ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब बारिश की बूंदे नहीं गिरेंगी, वो सीधा गिरेगा ओला, है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है और बहुत मार्क्स का भी है भैया ये, है ना। अब आते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज में। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड की बाउंड्रीज फिक्स होती है, सॉलिड रिजिड होता है, रिजिड मतलब होता है ठोस, सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एक्सेप्शनल केस क्या है, बोला जाएगा रबड़ सॉलिड है लेकिन उसको तो हम खींच सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस याद रखना है आपको। अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं और रबड़ में तो वो खिंच जाएगी, वापस से छोड़ दो फिर से वही फॉर्म में आ जाएगी, तो ये एक्सेप्शनल केस है। और स्पंज सॉलिड फॉर्म में रहता है, आप उसको दबा कैसे सकते हो। स्पंज में देखना आप छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स में हवा भर जाती है ना, उन्हीं पोर्स में हवा भर जाती है जिसके कारण स्पंज को आप दबा सकते हो।
एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलेगा आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में, लेकिन सॉलिड डूब जाना चाहिए, तैरता क्यों है? तो आइस क्यूब को अगर कभी आप अच्छे से देखना तो देखना उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं छेद में हवा भरी जाती है, हवा भर जाती है, एयर भर जाती है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस क्यूब लेस देन, कम हो जाती है किससे? वाटर से। वाटर की डेंसिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस डेंसिटी से अगर कम हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगी, तो यह इसकी डूब जानी चाहिए। अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो तैरेगा, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो डूब जाएगा, लेकिन वाटर की डेंसिटी से कम हो जाता है क्योंकि इसमें एयर भर जाती है, जिसके कारण आइस क्यूब तैरने लगता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ चुके हैं, है ना। अब आते हैं लिक्विड की स्टेट में। लिक्विड का स्टेट फ्लूइडिटी पॉसिबल है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ना के बराबर है लगभग, है ना। शेप भी फिक्स नहीं होता, बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं है, और जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप ले लेता है। वॉल्यूम इसका फिक्स है, मैंने बताया था लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। और आपको याद क्या करना है? याद क्या करना है कि जो ऑक्सीजन और CO2 गैसेस है ये पानी में डिसॉल्व कर जाती है, जिसके कारण मैराइन एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स सांस ले पाते हैं। देखा होगा मछली गिल्स के थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन को सांस में यूज करती है, रेस्पिरेशन में यूज करती है डिसॉल्व ऑक्सीजन को, क्योंकि वो पानी में घुल गया। कभी आप थम्स अप या ड्यू या किसी भी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक को आप खोलना, देखना उसमें से गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस? CO2 गैस भरी रहती है। और जैसे क्योंकि भरी, पता है, उसको कंप्रेस करके ये लोग उसको डिसॉल्व कर देते हैं, और जब डिसॉल्व हो जाती है तो डिसॉल्व होने के बाद जैसे आप ढक्कन खोलते हैं ना, वो डिसॉल्व CO2 बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन कौन सा पता है? क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये CO2 गैस को कैसे डिसॉल्व करते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है, CO2 की जो सोलिबिलिटी है, मतलब घुलने की क्षमता है, CO2 और ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता है, वो डायरेक्ट इनवर्सली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गर्म हो जाएगा, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए कभी आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेना तो उसमें देना मजा नहीं आएगा, गर्म कोल्ड ड्रिंक लेना तो मजा नहीं आएगा, चुनचुनाएगी नहीं। अगर टेम्परेचर गिरा दो तो टेम्परेचर गिरा दोगे मतलब ठंडा पड़ जाएगा, तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप आसानी से बहुत मजे से पी सकते हो, है ना। ये रीजन है, इसको याद रखना। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन दो पार्टिकल्स आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन याद रखना है ना। गैसेस स्टेट में आते हैं। गैसेस की बात करोगे तो गैसेस में भैया फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा है, इनका बॉडीज फिक्स नहीं होती, शेप और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। गैस जहां पर भी रहेगा वहां पर प्रेशर मारेगा, क्योंकि गैस के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, ना के बराबर है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन करते हैं, यहाँ से हुआ से इधर भागते रहते हैं। तो रैंडम मोशन करते हैं, इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो रैंडम मोशन करते हैं गैस के पार्टिकल्स, है ना। प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, धक्का मारेंगे तो मतलब प्रेशर, प्रेशर में होता है धक्का मारना, सिंपल सी बात है ना। तो गैस के प्रेशर, गैस के जो पार्टिकल्स हैं हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। देखना कभी कभी आप ऑयल, जो टैंकर ऑयल लेके जाता है या फिर LPG सिलेंडर्स की बात करोगे, वो देना कर्व्ड होता है। कर्व्ड होने का मेन रीजन यही है, कर्व्ड होने का मेन रीजन यही है कि गैस के पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अगर ये कॉर्नर पा गया तो कॉर्नर पे ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट होगी, जिसके कारण ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए कर्व्ड होता है ताकि टकराए और इधर से उधर चला जाए, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ाया नहीं। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से आ जाती है। अगर किसी के पास मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात, मतलब अगर कोई चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा होती है। फिर आगे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट से एक टॉपिक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड पिघल के लिक्विड बनने लगता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन,
है ना। अब इसके बाद आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का मतलब होता है छिपी हुई एनर्जी। लेटेंट हीट का मतलब होता है छिपी हुई एनर्जी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछेगा और आपको बतानी कैसे, बिल्कुल सिंपल है। 1 किलो, फ्यूजन का मतलब आप पता है ना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं, है ना, फ्यूजन कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, याद हो तो, है ना, ये देखो फ्यूजन, ये लिखा है सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, 1 किलो सॉलिड को पिघलाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट मतलब एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉइल होने लगता है, मतलब वेपराइज होने लगता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज होकर लिक्विड स्टेट में आने लगता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉइल होके मतलब हीट होके वेपर फॉर्म में आने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। लेटेंट वेपराइजेशन क्या होता है, तो 1 किलो पानी को भाप बनाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस आपको वेपराइजेशन याद रखना है, फ्यूजन याद रखना है, बाकी 1 किलो दिमाग में सटे रहेगा। 1 किलो पानी को भाप बनाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रहेगा, एक ही रहेगा, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज होकर फुर्रदुनी उड़ जाता है ना। तो ये बातें आपको याद रहेंगी। इसके बाद टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी स्टेट है, एक है फ़ारेनहाइट, दूसरी है केल्विन और तीसरा है सेल्सियस। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेल्सियस, लेकिन स्टैंडर्ड है केल्विन, है ना। तो 3 स्टेट होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है। इससे 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। फ़ारेनहाइट स्टार्ट कहां से होता है, तो फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 से, खत्म कितने पे होता है, 212 पे, है ना। केल्विन स्टार्ट होता है 273 पे, खत्म होता है 373 पे। सेल्सियस स्टार्ट होता है 0 पे, खत्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब रेंज निकालनी हो, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है 212, मिनिमम कितना है 32, रेंज निकालोगे 180 आ जाएगी, ऐसे रेंज निकालोगे 100 आ जाएगा, रेंज निकालोगे 100 आ जाएगा। फॉर्मूला बनाने का सिंपल तरीका है, जिसका आपको फॉर्मूला बनाना हो वो लेटर लिखो, हमें फ़ारेनहाइट का बनाना है, एफ लिखा, माइनस कराओ मिनिमम को, है ना, और अपॉन में रेंज से डिवाइड कर दो। जिसका बनाना हो उसकी लेटर लिखो, मिनिमम से माइनस करो, अपॉन में रेंज, ऐसे कर दिया। फिर इसके बाद के और सी में रिलेशन है तो सामने सामने रख दिया, के इज इक्वल टू सी प्लस 273 डिग्री आएगा। कभी भी आपको सेल्सियस में कोई चीज दिया हो, जैसे बोल देते हैं कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बोलेगा इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो सिंपल सी चीज है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 37 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, है ना। देखो ऐड कर दिया ना सी में, तो जुड़ जाएगा 7 3 10, 7 3 10 कैरी 1 आया, और 37 जोड़ दो, 7 3 10 11, 310 आ जाएगा, 310 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। इतनी बात याद रखनी है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चंस में पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब इवापोरेशन पे आते हैं। इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन होता क्या है, बात समझना, है ना। इवापोरेशन क्या होता है, बात समझना। जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है ना, अब इसमें भरा है पानी, इसमें भरा है पानी। अब इसको आपने चूल्हा लगा के हीट कर दिया, है ना, हीट कर दिया। हीट करने के बाद सबसे पहले गर्म होगा कहाँ का पानी, तो सबसे पहले गर्म होगा इस जगह का पानी, ये गर्म हो जाएगा। और गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है तो ये ऊपर चले जाएंगे, गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है तो ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा। अब ठंडी चीज नीचे आती है तो ये ठंडी वाली चीज नीचे आने लगेगी। अब ऐसे ऐसे करके पूरा पानी धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा। तो ये तो रहा गर्म करने का तरीका। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बॉइलिंग, नॉर्मल भाषा में बॉइलिंग, है ना। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन हमेशा सरफेस में होता है। कहां पे होता है, सरफेस में। अब बात थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझना आप,
सर देखो, अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो मान लेते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ये चारों तरफ से घिरा ही है, पानी के मॉलिक्यूल से मतलब चारों तरफ से घिरा है। लेकिन अगर सरफेस की बात करोगे तो यहाँ पर अगर सरफेस की बात करोगे तो यहाँ पर बगल में पानी है, नीचे पानी है, इसके पानी है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर क्या है, एयर। तो आप जैसे आप इसको हीट करोगे तो देखो ये दबाव लगा रहा है, ये प्रेशर मार रहा है, ये प्रेशर मार रहा है, ऊपर से आजाद है। तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो पूरे दिन उड़ जाता है ना, क्योंकि ऊपर से फ्री है, ये जो मॉलिक्यूल है ऊपर से फ्री है, तो इसलिए आप इसको एनर्जी दोगे तो उड़ जाएगा। लेकिन ये चारों तरफ से बंद है तो ये नहीं जा पाएगा। तो इवापोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब सतह पर होता है, सरफेस फिनोमिना है, सतह पर होता है। और जो वाटर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर उड़ जाते हैं, वो ऊपर उड़ जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरे बर्तन पे होता है, जहां जहां है वो सब जगह हो रहा है, बॉइलिंग सब जगह हो रही है, बॉइलिंग सब जगह। लेकिन इवापोरेशन सिर्फ सरफेस में होता है। और इवापोरेशन देखो हुआ कैसे, देखो ये आप इसको समझना ध्यान से। हाँ, 1 2 3 4 ये वाटर का मॉलिक्यूल है, बगल से प्रेशर, इधर से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर। अब ये सब बॉन्ड में, बॉन्ड मतलब बंधे हुए हैं। हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी जैसे दी, हीट दिया, मैंने इसको हीट दिया, गर्म किया। गर्म करने के बाद ये पार्टिकल का बॉन्ड टूटा, इसका भी टूटा, इसका भी टूटा, और ये आजाद हो गया, उड़ गया। तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी मैंने हीट दी है वो थी हमारी इवेपोरेशन वाली एनर्जी, वो थी इवेपोरेशन वाली एनर्जी। अब अगर हीट मैंने दे दी, हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया इसने, तो बताओ बचा क्या, तो बचा क्या, कूलनेस, ठंडापन बचा। इसलिए इवेपोरेशन जब भी होगा, इसलिए इवेपोरेशन जब भी होगा, इवेपोरेशन के तुरंत बाद होगी क्या, कूलिंग। इवेपोरेशन प्रोसेस कूलिंग, इवेपोरेशन के बाद क्या होती है, इवेपोरेशन के बाद होती है कूलिंग। क्यों, क्योंकि आपने इवेपोरेशन कैसे कराया पता है, बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी देके, एनर्जी जब ऑब्जॉर्ब हो जाएगी तो ठंडा ठंडा बचेगा। तो इवेपोरेशन के तुरंत बाद कूलिंग होती है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाते हैं, बोलेंगे लोग गर्मियों में अपने द्वारे वाला होता है जहां पर बैठते हैं ना, गेट के बाहर, द्वारे पर पानी क्यों डालते हैं, है ना। और दूसरा, जब छत पे सोने आते हैं तो पानी क्यों डालते हैं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोला जाएगा कि कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में, कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा मटका ठंडा, मटके का पानी ठंडा कैसे हो जाता है, मटके का पानी ठंडा कैसे हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो समझ बताता हूं, देखो द्वारे पर कोनो आदमी बैठा है तो जाएगा, पानी किंचे जा डालेगा, तो जितना ही उसकी हीट, जितना ही उसमें गर्मी है जमीन में, वो पानी इवापोरेट करके भाप बना के उड़ा देगा। और इवापोरेशन के तुरंत बाद क्या हो जाता है, कूलिंग, ठंडा ठंडा लगता है, इसलिए आदमी आराम से बैठ के पंचौरा लगाता है। छत पे जाओगे तो छत पे पानी डाला, इवापोरेशन हुआ, छत गर्म थी, पानी आपने डाला, इवापोरेट होकर उड़ गया, तो इवापोरेशन के बाद क्या हो जाएगी, कूलिंग। ये छत पर लोगों को सोने में मजा आता है। कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, गर्मी में पसीना निकलेगा, कॉटन सोख लेगा, और फिर इसके बाद गरम गरम लू चलेगी, आपके लू आपके कपड़ों से, वही पसीने वाले कपड़ों से टकराएगी, और जैसे टकराएगी तो फिर आपको इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो भैया मजा मजा, क्या इवापोरेशन के बाद कूलिंग होगी, है ना। और मटके का पानी ठंडा किया जाता है, तो मटके में देखना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उन्हीं छेद से जब गरम गरम लू टकराती है तो इवापोरेशन हो जाता है ना। मटके से पानी रस के बाहर आ गया, इवापोरेशन, गरम गरम लू टकराएगी, इवापोरेट होगा, इवापोरेशन के बाद क्या हो जाएगी, कूलिंग, है ना। ऐसा ही जब कभी भी देखना कि बारिश वगैरह होती रहती तो घर में मम्मी लोग कपड़े रूम में ही टांग देती है और वो सूख भी जाता है। क्यों, क्योंकि पंखे से हवा आएगी और इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन के बाद कूलिंग हो जाएगी। तो इवापोरेशन प्रोसेस कूलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, इवापोरेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, इवापोरेशन इवापोरेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो देखो इवापोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, किसके ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर। जैसे कोनो व्यक्ति है कप में चाय पी रहा है ना, और कोई व्यक्ति है जो प्लेट में चाय पी रहा है, तो बताओ भाप किसमें ज्यादा बनेगा, तो इसमें तो इतनी ही एरिया में भाप बन पाएगा। लेकिन अगर आप प्लेट की बात करोगे तो प्लेट में भैया भाप ज्यादा बन रहा है, तो इवापोरेशन इधर तेज हो रहा है, इधर इवापोरेशन धीमे हो रहा है। इसलिए कप में जब चाय पियोगे तो जल्दी ठंडी नहीं होती है, लेकिन प्लेट में अगर पियोगे, सॉसर में, है ना, सॉसर कहते हैं इसको, तो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठंडी जल्दी हो जाती है। यही रीजन है, इवापोरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है
इवापोरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है, इवापोरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। एरिया बढ़ाओ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा, इवापोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब एक चीज है, जैसे मान लो आप इसमें पानी भरा है, इसको आप बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, है ना, और ये दूसरा कंटेनर है, आप इसको गर्म नहीं कर रहे हो, तो जितना आप इसको हीट दोगे उतनी जल्दी भाप बनेगा, इधर भाप बन ही नहीं पाएगा ज्यादा, तो इवापोरेशन इसमें ज्यादा है, फास्टर है, और इधर इवापोरेशन स्लो है। तो जितना आप हीट दोगे, जितना आप टेम्परेचर दोगे, उतनी जल्दी इवापोरेशन होगा। तीसरा फैक्टर क्या है, इवापोरेशन डिपेंड करता है विंड स्पीड के ऊपर। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज इवापोरेशन होगा। देखना, जब हवा चल रही हो, चाहे धूप निकली ना हो, तब भी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? हवा चलेगी, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है भाप बन के उड़ेंगे और फिर वो ठंडाएगा। तो विंड स्पीड के ऊपर डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली है, और ये, और चौथा जो फैक्टर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इवापोरेशन इनवर्सली डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर। किसके ऊपर? ह्यूमिडिटी, नमी के ऊपर। अब मान लो आपकी मम्मी ने कपड़े सुखाए छत पर और बारिश हुई अभी अभी, और बारिश के कारण हवा में नमी है, मतलब पानी प्रेजेंट है, तो भैया कपड़े सुखाने के लिए मम्मी ने छत पर डाले हैं और हवा में भी पानी है, कपड़े में भी पानी है, तो और बढ़ा देगा पानी, है ना, तो इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमिडिटी इनवर्सली रिलेशन पे आती है, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्टली नहीं, इनवर्स रिलेशन, मतलब ह्यूमिडिटी होगी तो इवापोरेशन घट जाएगा, इवापोरेशन घट जाएगा। सिंपल से, ये डायरेक्टली, इनको बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ेगा, इसको बढ़ा दोगे इवापोरेशन घट जाएगा, है ना। तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इन सबको आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्या बोलेगा, एक हमने पानी रखा है ग्लास में, है ना, ठंडा ग्लास है, कैसा ग्लास है, ये कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, है ना, ये कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी ठंडी, है ना, तो बोलेगा इसके बाहर पानी क्यों आ जाता है, ड्रॉपलेट्स क्यों आती है, पानी की ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर वाटर में अगर वेपर प्रेजेंट है, किसमें, हवा में, अगर एयर में वेपर प्रेजेंट है, तो यही वाटर वेपर जाके इसे टकराएगा ग्लास से, और ग्लास कैसा है, ठंडा। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उसको कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के थ्रू ये वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट बाय द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन, जिसके थ्रू वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती है। ये पानी अंदर का नहीं निकला है, ये हवा में जो प्रेजेंट है वाटर के ड्रॉपलेट्स, वही जाके ग्लास से चिपक गए, बस इतना ही है ना। ये नहीं सोचना ग्लास में छेद था तो बाहर पानी आ गया।